हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास यानी कि मॉडर्न इंडिया के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास का आरंभ 18वीं शताब्दी के प्रारंभ से माना जाता है। यहाँ आधुनिक इतिहास से अभिप्राय है कि नवीनतम परिवर्तनों के साथ प्रारंभ होने वाली व्यवस्था। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर आधुनिक इतिहास से तात्पर्य है नवीनतम परिवर्तनों के साथ प्रारंभ होने वाली व्यवस्था। फ्रेंड्स इस काल में राजतंत्र एवं धर्मतंत्र की समाप्ति की ओर कदम बढ़े और यह अब तक की नवीनतम व्यवस्था के रूप में सामने आई। फ्रेंड्स यहाँ पर आधुनिक भारत का पाठ्यक्रम में क्या क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। आधुनिक भारत इसका आरंभ यूरोपीय कंपनियों के आगमन से शुरू होता है। देन उसके बाद मुगलों का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय जैसे बंगाल, अवध, मराठा साम्राज्य, मैसूर साम्राज्य, जाट साम्राज्य, राजपूत राज्य, पंजाब, कर्नाटक। नेक्स्ट है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए ब्रिटिश नीतियाँ। ब्रिटिश जो आए थे वो लोग क्या क्या नीतियाँ बनाए यहाँ पर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, वो इसमें है। और नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था। जब ब्रिटिश शासन चल रहा था उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जनजातीय एवं राजनैतिक धार्मिक आंदोलन, यानी कि ब्रिटिश शासन जब था उस टाइम जनजातीय और राजनीतिक धार्मिक आंदोलन भी हुए थे, सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी हुए थे और राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर आधुनिक भारत का इतिहास की भूमिका पर एक नज़र डालते हैं। भारत एवं यूरोप के मध्य व्यापार मध्यकालीन भारत से ही होता रहा है। भारत और यूरोप के मध्य जो व्यापार था वो मध्यकालीन भारत से ही होता रहा है। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर 1453 से पहले यह व्यापार पश्चिम एशिया और लाल सागर से होता था। यह व्यापार पश्चिम एशिया और लाल सागर से होता था। नेक्स्ट पॉइंट है महमूद तृतीय ने तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया और यहीं से रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। फ्रेंड्स महमूद तृतीय ने जब तुर्की के कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया था और उसी टाइम से वहाँ पर रोमन साम्राज्य का अंत हो गया। और ध्यान दें फ्रेंड्स यहाँ पर, और ऐसा माना जाता है कि तुर्की से भारी संख्या में ईसाई इटली की ओर पलायन कर गए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ फ्रेंड्स, इटली आगे चलकर वैज्ञानिक एवं भौगोलिक खोजों का केंद्र बन गया और यहीं से यूरोप में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। परंतु दूसरी ओर तुर्की के ओटोमन साम्राज्य के अंतर्गत आ जाने से यूरोप एवं एशिया के व्यापारिक मार्गों पर उसका अधिकार हो गया और इन मार्गों को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट है पुर्तगाली कंपनी का आगमन। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर भारत आने वाला पहला पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा था और वास्को डी गामा भारत एक नए समुद्रिक मार्ग केप ऑफ गुड होप से भारत आया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है 1498 में 90 दिनों की यात्रा के पश्चात वास्को डी गामा एक
गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मानी की सहायता से कालीकट केरल पहुंचा था। यानी कि बहुत ही साहसी व्यक्ति रहा होगा वह। 90 दिनों की यात्रा के पश्चात वह भारत आया था। यहाँ 2-3 दिन की यात्रा में ही लोगों की हालत खराब हो जाती है। फ्रेंड्स, जब यह भारत आया था तो इस समय कालीकट के शासक जमोरिन थे और जमोरिन ने ही वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वास्को डी गामा ने भारत से मसाले खरीदे और जिसकी इस समय यूरोप में भारी मांग थी। वास्को डी गामा भारत आया था तो यहाँ से बहुत सारे मसाले खरीदकर वो यूरोप ले गया और यूरोप में उन मसालों की भारी डिमांड थी। और 1499 में वास्को डी गामा वापस लौटा तो इन मसालों पर उसको 60 गुना अधिक लाभ प्राप्त हुआ। यानी कि 60 गुना अधिक मुनाफा प्राप्त हुआ, जिससे पुर्तगाल में भारतीय व्यापार के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। 60% मुनाफा होगा तो किसी को भी ऑब्वियसली व्यापार के प्रति आकर्षण तो होगा ही। भारतीय व्यापार के प्रति पुर्तगालियों को आकर्षण उत्पन्न हुआ और 1500 एडी में दूसरा पुर्तगाली यात्री पेड्रोज कैब्राल भारत आया। फ्रेंड्स, ध्यान दें, यहाँ पर वास्को डी गामा तो पहला पुर्तगाली यात्री था। ये पेड्रोज कैब्राल भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली यात्री है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 1502 में वास्को डी गामा भारत में पुर्तगाली व्यापार की अनुमति के लिए कालीकट पहुंचा। अनुमति मिल जाने के पश्चात वह भारत में, जब वास्को डी गामा को यहाँ पर पुर्तगाली कंपनी को स्टैब्लिश करने का अनुमति मिल गया, तब वह भारत में पहली पुर्तगाली फैक्ट्री कोचीन केरल में 1503 में स्थापित की। फ्रेंड्स, ध्यान दें, यहाँ पर पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कोचीन केरल में स्थापित हुई थी 1503 में। इसी वर्ष यानी कि 1503 में ही पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा भारत आया था। भारत में पुर्तगालियों के 2 मुख्य उद्देश्य थे। पहला था व्यापार का विस्तार और उन लोगों का दूसरा उद्देश्य था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी के मध्य में पुर्तगाली राजकुमार हेनरी द नेविगेटर के अधीन नए समुद्रिक मार्गों की खोज की गई, जो पश्चिमी अफ्रीकी देशों से होता हुआ दक्षिण एशिया की तरफ आता था। इन भौगोलिक खोजों के कारण ही कुछ नए देशों की खोज संभव हुए। बहुत सारे देशों की खोज हुई थी उस समय, जैसे कि अमेरिका का खोज 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज जेम्स कुक के द्वारा किया गया था 1770 ईस्वी में। और भारत का खोज तो आप जानते ही हैं, 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा के द्वारा, और न्यूजीलैंड की खोज एबल तस्मान के द्वारा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, 1486 में, फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर 1486 में बार्थोलोम्यू डियाज ने एक नए समुद्रिक मार्ग यानी कि केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। भारत में कंपनियों का आने का क्या क्या क्रम है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी 1498, उसके बाद डच 1602, उसके बाद ब्रिटिश कंपनी आई थी 1608 में, उसके बाद डेनिश 1616 में, और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी कंपनी आई थी 1664 में। कंपनियों के बनने का क्रम,
कौन सी वो तो कंपनियों का आने का क्रम हो गया, ये है कंपनियों के बनने का क्रम, मतलब कौन सी कंपनी पहले बनी थी। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी ये 1501 से 2 के बीच एडी में बन गई थी। उसके बाद ब्रिटिश कंपनी 1600 एडी में, डच कंपनी 1602 में, डेनिश कंपनी 1616 और सबसे लास्ट में, सबसे आखिरी में 1664 में फ्रांसीसी कंपनी। नेक्स्ट है प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा। फ्रेंड्स ध्यान दें यहाँ पर, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा प्रथम पुर्तगाली वायसराय था जिसने भारत में पुर्तगाली व्यापार को नियंत्रित किया। अल्मेड़ा ने ही भारत में पुर्तगाली व्यापार को नियंत्रित किया। इन्होंने नौसैन्य शक्ति को संगठित किया और इसीलिए इन्होंने ही ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स ध्यान दें यहाँ पर, 1508 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा ने गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा के साथ चोल का युद्ध किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं। चोल का युद्ध कब हुआ था? तो चोल का युद्ध 1508 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा और गुजरात का एक शासक था महमूद बेगड़ा, उसके बीच हुआ था और इस युद्ध में अल्मेड़ा पराजित हो गया था और गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा जीत गया था। नेक्स्ट पॉइंट है 1509 में हिंद महासागर में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा और एक गठबंधन के बीच युद्ध लड़ा। ये चोल का जो युद्ध हुआ था उसमें तो अल्मेड़ा, फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा पराजित हो गया था। इस युद्ध में उसका बेटा भी मारा गया था और नेक्स्ट टाइम वह अपनी पूरी तैयारी के साथ आया और 1509 में हिंद महासागर में फ्रांसिस्को डी अल्मेड़ा और एक गठबंधन के बीच जब युद्ध हुआ, इस गठबंधन में मिस्र, तुर्की एवं गुजरात शामिल था। अल्मेड़ा ने इस युद्ध में इस गठबंधन को पराजित कर दिया, यानी कि वह जीत गया। इस युद्ध के पश्चात पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे शक्तिशाली होकर उभरे। नेक्स्ट है भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो द अल्बुकर्क। फ्रेंड्स ध्यान दें यहाँ पर, अल्बुकर्क जो है भारत आने वाला दूसरा पुर्तगाली वायसराय था। इन्हें भारत में पुर्तगाली व्यापार का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। फ्रेंड्स अल्फांसो द अल्बुकर्क, इसको शॉर्ट में अल्बुकर्क ही बोलते हैं, अल्बुकर्क को ही भारत में पुर्तगाली व्यापार का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने न केवल पुर्तगाली व्यापार का विस्तार किया बल्कि भारतीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध भी स्थापित किए। नेक्स्ट फैक्ट है 1510 में अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता था। अल्बुकर्क ने ही बीजापुर के शासक जो थे यूसुफ आदिल शाह, इनसे ही गोवा को जीता था। नेक्स्ट फैक्ट है इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया था। अल्मेड़ा ने तो स्टार्ट किया था ब्लू वाटर पॉलिसी, बट इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को बंद कर दिया था। फ्रेंड्स ध्यान दें यहाँ पर, इनके काल में ईसाई धर्म के प्रचारक भारत आए और पहली बार भारत में ईसाई मिशनरी स्कूलों की स्थापना की गई। अल्बुकर्क के टाइम ही ईसाई मिशनरी स्कूलों की स्थापना की गई थी। ये विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय के समकालीन थे। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों को भटकल कर्नाटक में एक किला बनाने की अनुमति दी थी। कृष्णदेव राय के द्वारा ही यह अनुमति दिया गया था कि पुर्तगाली भटकल में एक किला बना सके।
और अल्बुकर्क ने अपनी सेना में भारतीयों को नियुक्त किया और उन्होंने भारत में पुर्तगाली बस्तियां बसाने पर जोर दिया। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर अल्बुकर्क ने ही भारत में पहली बार सती प्रथा को पुर्तगाली क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया। मतलब अल्बुकर्क ही वह वायसराय था जो भारत में पहली बार सती प्रथा को पुर्तगाली क्षेत्रों में प्रतिबंधित किया। नेक्स्ट है अल्बुकर्क के बारे में एक शॉर्ट रिकैप। यह वास्तविक संस्थापक था पुर्तगाली कंपनी का। यह भारत आने वाला दूसरा वायसराय था। इसने व्यापार का विस्तार किया। इसने पुर्तगाली बस्तियां बसाने पर जोर किया। कृष्णदेव राय की अनुमति से भटकल में किला निर्माण करवाया। अल्बुकर्क के टाइम ही ईसाई मिशनरी भारत आए थे। इसने गोवा को जीता था यूसुफ आदिल शाह से। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को प्रतिबंधित किया था और इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली व्यापार का। नूना द कुन्हा। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर 1529 में नूना द कुन्हा पुर्तगाली वायसराय के रूप में भारत आया था। यानी कि नूना द कुन्हा जो था ये तीसरा पुर्तगाली वायसराय था जो भारत आया था। 1530 में इन्हीं के काल में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी। फ्रेंड्स ध्यान दें, यहाँ पर 1530 में इन्हीं के काल में गोवा पुर्तगालियों की राजधानी बनी थी। पुर्तगालियों की राजधानी जो गोवा थी वो इन्हीं के काल में बनी थी। नेक्स्ट है, इन्होंने पुर्तगाली व्यापार का विस्तार सांथोमी, मद्रास, हुगली और दीव जैसे स्थानों पर किया। कुन्हा को ही पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक पुर्तगाली व्यापार का विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। मतलब इन्होंने ही, नूना द कुन्हा ने ही पश्चिमी तट से व्यापार को लेकर पूर्वी तट तक विस्तार किया व्यापार का। नूना द कुन्हा का संघर्ष गुजरात के शासक बहादुर शाह से हुआ था। तो ये था आज के लिए आधुनिक भारत का इतिहास से संबंधित डिस्कशन, कुछ और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।